हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभातम। मैं आपका दोस्त डी के व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है उसका प्रारंभिक स्वरूप। हमने देखा कि जो वैदिक सभ्यता और संस्कृति है इसका प्रादुर्भाव कैसे सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के बाद में आई अनेक सभ्यताओं में से एक माना जाता है, तथा जो वैदिक सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता का विस्तार कौन से क्षेत्र में हमें देखने को मिला। हमने देखा जो प्रारंभिक ऋग वैदिक काल है इसमें वैदिक सभ्यता का प्रसार उसकी भौगोलिक स्थिति सिंधु सरस्वती व उसकी सहायक नदियों का जो अपवा तंत्र था जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया उसके आसपास हमें देखने को मिला। जबकि उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा कि इसका विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तृत हो गया। दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो वैदिक सभ्यता है इस वैदिक सभ्यता में हमने वेदों के बारे में पढ़ा। ठीक है, वेद कितने हैं, ठीक है, उन वेदों में कितने श्लोक हैं, उनको कितने मंडलों में विभाजित कर रखा है, किस वेद में किसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है, तथा उन वेदों के उपवेद कौन कौन से हैं। फिर वेदों के बाद में हमने पढ़ा जो अरण्यक है वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद उपनिषद और वेदांगों के बारे में हमने जाना। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो प्रारंभिक दो भागों में हमने विभाजित किया था वैदिक सभ्यता को। तो प्रारंभिक जो संस्कृति थी ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम बात करें जो इसके हमने दो विभाजन किए थे। दोस्तों, दो विभाजन किए हमने कौन कौन से, एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा विभाजन किया हमने उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है इसका समय पीरियड हमने देखा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कब से कब तक? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात करें दोस्तों तो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो हमने पढ़ना प्रारंभ किया है दोस्तों ऋग्वैदिक काल को। किसको? ऋग्वैदिक काल को। ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ लिया कि ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक स्थिति है वो कहां से कहां तक थी। तो हमने देखा यह सप्त सैंधव प्रदेश तक फैला हुआ क्षेत्र था। पहला इसका पॉइंट देखें तो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक परिवेश। जो ऋग्वैदिक काल था इस ऋग्वैदिक काल में यहाँ की जो शासनिक व्यवस्था है, यहाँ की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो कौन कौन सी थी और किस प्रकार से यहाँ शासन किया जाता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था है ये पहले प्रारंभ में छोटे छोटे कबीलों में विभाजित थी। किसमें? छोटे छोटे कबीलों में विभाजित थी जिसको हम जन कहते थे, जिसको हम जन कहते थे। जन का अर्थ है दोस्तों एक परिवार के वे सदस्य जो आवासों में मिलकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर समूह में भ्रमण करते थे, उन्हें जन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? जन कहा गया। अर्थात एक परिवार के बहुत सारे सदस्य हो गए, अर्थात यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और पूरे जैसे हम कहें कि पूरा 1 2 3 गांवों को मिला करके बहुत सारा एक समूह हो जाता था और वो सारे लोग मिलकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? भ्रमण करते थे, और उन्हें क्या कहा गया? जन कहा गया। अब हम बात करें दोस्तों राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी थी। राजनीतिक इकाइयों की बात करें दोस्तों, इकाइयां और मुखिया। ठीक है, तो इकाइयों में देखिए सबसे पहले परिवार। कौन? परिवार के बाद आएगा दोस्तों कुल, अर्थात उस परिवार से मिलकर के जो बना है क्षेत्र उसे कहेंगे कुल। परिवार से मिलकर के बना एक बड़ा समूह क्या कहलाएगा? कुल। और कुल से जो बड़ी इकाई होती थी उसे कहते थे हम ग्राम। क्या कहते थे?
ग्राम, और ग्राम से जो बड़ी इकाई होती थी उसे कहते थे दोस्तों विस। क्या कहते थे? विस। और विस से जो सबसे बड़ी इकाई है वो कहलाती थी दोस्तों जन। क्या कहलाती थी? जन। अब इनके जो मुखिया होते हैं उन मुखियाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एग्जाम में पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक इकाई है ग्राम, उसका मुखिया कौन था। तो हमें इनके जो मुखिया हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी जरूरी है। हम देखें जो दोस्तों परिवार का जो मुखिया होता था उसे कहते थे गृहपति। गृहपति क्या कहते थे? गृहपति। और जो कुल का मुखिया होता था दोस्तों उसे कहते थे कुलुप। और जो गांव का मुखिया होता था उसे कहते थे दोस्तों ग्रामणी। क्या कहते थे? ग्रामणी। और जो विष का होता था उसे कहते थे विषपति। क्या कहते थे? विषपति। और जो जन का होता था इसे कहते थे दोस्तों रक्षक या गो। रक्षक या गो, तो उसे रक्षक भी कहते थे और गो भी कहते थे। तो राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी थी? परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन। परिवार का मुखिया गृहपति, कुल का मुखिया कुलोप, ग्राम का मुखिया ग्रामणी, फिर विष का विषपति और जन का रक्षक या गोप कहलाता था। यहाँ दोस्तों इस समय जो राजा होता था उस राजा को ऋतस्य गोपा क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है दोस्तों ऋत का रक्षक। ऋत का रक्षक क्या होता है? ऋत का रक्षक। तो ऋत के रक्षक को क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा। क्या कहा गया? ऋतस्य गोपा। इसको हम कहें कि जनस्य गोपा भी इसे कहते हैं, अर्थात जो लोग हैं उन लोगों की रक्षा करने वाला जो होता था उसे ऋतस्य गोपा या जनस्य गोपा कहा गया। किसमें? ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक इकाइयां हैं उसमें राजा को ऋतस्य गोपा भी कहा गया। अब दोस्तों देखेंगे कि इस समय कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं कार्यरत थी, उन संस्थाओं के बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखें दोस्तों, हमने देखा कि इस समय राजनीतिक इकाइयां कौन कौन सी थी, और अब हम देखेंगे इस समय की राजनीतिक संस्थाएं। दोस्तों ऋग्वैदिक काल है, ये इस ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः 3 राजनीतिक संस्थाएं कार्यरत थी। कितनी दोस्तों? 3 राजनीतिक संस्थाएं कार्यरत थी। कौन कौन सी? नंबर 1 देखिए विदत। कौन सी? विदत। नंबर 2 सभा। नंबर 2 कौन सी? सभा। और नंबर 3 समिति। कौन सी? समिति। तो ये 3 राजनीतिक संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में कार्यरत थी। कौन कौन सी? विदत, सभा और समिति। अब हम इनको विस्तार से समझेंगे। दोस्तों पहला विदत, यह ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। कौन सी? विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। तो लिखो विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था है। दोस्तों दूसरा पॉइंट, जो ये विदत है, इस विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। नोट करिए, विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। कितनी बार किया गया दोस्तों? 122 बार विदत का उल्लेख हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों बात करें, यह ज्ञान और विद्या से संबंधित संस्था थी। यह ज्ञान व विद्या से संबंधित संस्था थी। किससे संबंधित संस्था थी दोस्तों? ज्ञान और विद्या से संबंधित संस्था थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सामूहिक रूप से भाग लेते थे। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों सामूहिक रूप से भाग लेते थे। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये बात थी विदत की। विदत के बारे में हमने पढ़ा कि विदत ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है।
ऋग्वेद का संबंध ज्ञान और विद्या से था, जिसमें स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से भाग लेते थे। ठीक है दोस्तों, विदत हो गया। विदत के बाद हम पढ़ेंगे सभा को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? सभा को। तो नोट करिए सभा। बात करें दोस्तों, सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है। तो लिखो, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जो ये सभा है, इस सभा में जो लोग शामिल होते थे वो ऐसे उच्च स्तरीय लोग थे जो केवल न्याय के लिए जाने जाते थे। तो यह उच्च लोगों की सभा थी जो न्याय का कार्य करती थी। किसका काम करती थी दोस्तों? न्याय दिलाने का। अगर किसी के मध्य कोई विवाद हो गया और उस विवादों का समाधान करने का काम किसका होता था दोस्तों? सभा का होता था। किसका होता था? सभा का होता था। ऋग्वेद में जो ये सभा है, इस सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी। लिखो, सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी। अतः ऋग्वेद में सभा में भाग लेने वाली स्त्रियों को सभावती क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभावती कहा जाता था। इससे हमें यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों, इसमें याद रखने लायक पॉइंट थे, वो मैंने आपको बताए कि कौन कौन से। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है और यह उच्च लोगों की संस्था थी जो न्याय करने का काम करती थी। क्या करती थी? न्याय दिलाने का काम करती थी। इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। जो स्त्रियां सभा में भाग लेती थी उसे सभावती कहा गया है, जिससे यह पता चलता है कि ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी इकाई समिति के बारे में। एक बार आप इसको नोट कर बात करेंगे दोस्तों समिति की। किसकी बात करेंगे? समिति। जो तीसरी इकाई है समिति, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। नोट करो, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है दोस्तों? 9 बार किया गया है। दोस्तों, ये समिति है इस समय की सबसे बड़ी और केंद्रीय संस्था थी। तो लिखो, यह ऋग्वैदिक कालीन सबसे बड़ी व केंद्रीय संस्था थी। कैसी संस्था थी दोस्तों? सबसे बड़ी और केंद्रीय संस्था थी, जिसका काम क्या था? जिसमें जन के सभी लोग भाग लेते थे। किसमें? समिति में सारे जन के लोग भाग लेंगे और वो लोग, जो राजा होता है, उस राजा का चुनाव करने का काम करते थे। तो एक लोकप्रिय संस्था थी। लिखो, इसमें जन के सभी नागरिक भाग लेते थे। यह एक लोकप्रिय संस्था थी जिसका कार्य राजा का चुनाव करना था।
राजा का चुनाव करना था। क्या कार्य था दोस्तों? राजा का चुनाव करना इसका प्रमुख कार्य था। लेकिन हम बात करें जो ये समिति है, इस समिति में ऋग्वेद में हमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि इसमें महिलाएं भाग लेती थी। तो आगे इसमें नोट करके लिख लो, नोट, लेकिन इसमें महिलाओं के भाग लेने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्या दोस्तों? कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के भाग लेने के बारे में इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, जो ये समिति है, इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। देखो, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? ईशान कहते थे। क्या कहते थे? ईशान कहते थे। तो जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने कर ली दोस्तों, कि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। यह इस समय की सबसे बड़ी व केंद्रीय संस्था थी जिसमें सभी जन के लोग भाग लेते थे। यह एक लोकप्रिय संस्था थी जो कि राजा का चुनाव करने का काम करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। दोस्तों, हमने पढ़ लिया है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, विदत, सभा और समिति, इसके बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मित्रों, इस समय जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के जो प्रारंभिक पीरियड है, उस ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक पीरियड में यह व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। कैसी थी? गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता का चुनाव हुआ प्रतिनिधि शासन करने का कार्य करता हो, उसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में यह व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो गई। कैसी हो गई दोस्तों? राजतंत्रात्मक हो गई। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसका शासन का संचालन निर्वाचित न होकर वंशानुगत रूप से होता है, उसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक कालीन शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो गणतंत्रात्मक। लेकिन उत्तरोत्तर ऋग्वैदिक कालीन जो शासन व्यवस्था है वो कैसी हो गई? राजतंत्रात्मक हो गई। कैसी हो गई? राजतंत्रात्मक हो गई। अब दोस्तों, हम इस समय के जो राजनीतिक अधिकारी हैं, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी इस समय होते थे, उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक होता है पुरोहित। क्या है दोस्तों? एक है पुरोहित, एक है दोस्तों ग्रामणी। क्या है? ग्रामणी। दूसरा अधिकारी क्या है? ग्रामणी। दूसरा अधिकारी क्या है? ग्रामणी। एक है दोस्तों सेनानी। तीसरा क्या है? सेनानी। दोस्तों, हम बात करें इस ग्रामणी की, यह आर्यों का जो लड़ाकू दल था, उस लड़ाकू दल का नायक होता था। क्या? यह ग्रामणी आर्यों के लड़ाकू दल का नायक होता था। इसे ऋग्वेद में राजकर्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? राजकर्ता। तो ग्रामणी के बारे में लिखो, यह ऋग्वैदिक काल में आर्यों की लड़ाकू जाति का नायक होता था, जिसे ऋग्वेद में राजकर्ता कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? ऋग्वेद में इसे राजकर्ता कहा गया है। दोस्तों,
अब बात करें, राजा जिन मंत्रियों की सहायता से शासन का संचालन करता था उन्हें रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन। रत्निन कहा जाता था, अर्थात सामूहिक रूप से जो ये राजनीतिक अधिकारी हैं इनको क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। दोस्तों अब हमने पढ़ लिया है ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक परिदृश्य था, जो राजनीतिक परिवेश था, उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। तो हेडिंग डालो दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। अब हम बात करें दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात करें तो जो भारतीय समाज व्यवस्था है इसका मुख्य आधार दोस्तों वर्ण रहा है। क्या रहा है? वर्ण रहा है। नोट करके लिखो, नोट। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था रहा है। क्या रहा है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था रहा है। हम बात करें दोस्तों जो वर्ण है उसका आधार गुण या कर्म था। वर्ण का आधार गुण या कर्म था। क्या था? गुण या कर्म। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो जाति है उस जाति का आधार जन्म था। जाति का आधार क्या है? जन्म। सही में आ गई। यदि मान लो किसी ब्राह्मण के घर किसी बच्चे ने जन्म लिया और वह क्षत्रिय का रूप धारण करना चाहता है, अर्थात वो समाज की सेवा, राष्ट्र का रक्षक बनना चाहता है और वो राष्ट्र का रक्षक बन गया, तो दोस्तों उसका गुण या कर्म क्या है? क्षत्रिय। क्या है? क्षत्रिय। जन्म कहाँ लिया? ब्राह्मण के घर, लेकिन उसके वर्ण का जो आधार क्या हो गया? गुण में कर्म हो गया। अब वो क्या कहलाएगा दोस्तों? क्षत्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन हम बात करें उत्तर वैदिक काल में जो ये वर्ण व्यवस्था है इसका आधार या जाति का आधार क्या हो गया? जन्म। किसी ब्राह्मण के घर जन्म लिया व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा, वैश्य के घर जन्म लिया व्यक्ति वैश्य कहलाएगा, क्षत्रिय के घर जन्म लिया व्यक्ति क्षत्रिय कहलाएगा तथा शूद्र के घर जन्म लिया व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। बात करें दोस्तों वर्ण व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था, तो इस वर्ण व्यवस्था का हमें प्राचीनतम उल्लेख, तो यहां नोट करके लिखो, वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। कहा मिलता है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हम देखें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। हम देखें दोस्तों ये 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, इसमें ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का भी उल्लेख किया गया है। बाकी इसके जो 9 मंडल है उसमें केवल 2 ही वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय का उल्लेख है, जबकि जो इसका 10वां मंडल है इस 10वें मंडल में सभी चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, नोट करके लिखो, ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था दोस्तों? पितृसत्तात्मक। हम बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक थी। क्या थी? मात्र सत्तात्मक, अर्थात परिवार की जो सबसे प्रमुख मुखिया थी वो माता होती थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में परिवार का मुखिया पिता को माना गया। अर्थात इस समय जो सामाजिक व्यवस्था है वो पितृसत्तात्मक आधार पर चलती थी। अब हम बात करें
जो ऋग्वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल में परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वैदिक काल में परिवारों में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। किसकी प्रथा प्रचलित थी दोस्तों? संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दोस्तों हम बात करें जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति है अर्थात जो समाज है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज, ऋग्वैदिक कालीन समाज दो वर्गों में विभक्त था। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो आर्य, ठीक है, दूसरा है अनार्य। दोस्तों आर्य श्वेत रंग वाले क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे, और श्याम रंग वाले अनार्य कहलाते थे। क्या? जो जिनका रंग श्वेत था उन्हें आर्य कहा गया, और जिनका रंग सांवला था, श्याम था, उन्हें अनार्य कहा गया। क्या कहा गया? अनार्य कहा गया। बात करें दोस्तों, इस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त था, अर्थात जो उपनयन संस्कार है उस उपनयन संस्कार का अधिकारी स्त्रियों को माना गया है। क्या माना गया है? स्त्रियों को माना गया है। इस समय हमें बहुत सारी ऐसी विदुषी स्त्रियां हैं जिनका उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे लोपा, मुद्रा, अपाला, घोषा। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों हम सिक्ता और निवावरी। तो नोट कर लीजिए दोस्तों कि इस समय स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकारी माना गया है। इस समय बहुत सी विदुषी स्त्रियां हमें देखने को मिलती है, जिनमें अपाला, घोषा, विश्वम्भरा, सिक्ता, निवावरी आदि प्रमुख हैं। ऋग्वेद में जो पुत्री है दोस्तों, पुत्री को दुहिता कहा गया है। ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? दुहिता। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। मित्रों ऋग्वैदिक काल में, नोट करो, ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुहिता कहा जाता था। बात करें दोस्तों, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वो संगीत प्रेमी था। क्या था? संगीत प्रेमी था। तो नोट करिए, ऋग्वैदिक कालीन समाज संगीत प्रेमी था। क्या था दोस्तों? संगीत प्रेमी था। तो इस समय जो प्रमुख वाद्य यंत्र थे उन वाद्य यंत्रों के बारे में हम बात करें, एक है दोस्तों करकरी। कौन सा है? करकरी, जिसे वीणा हम कहते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज संगीत प्रेमी था। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र करकरी, वीणा, द्वंदा, ढोलक, नाड़ी, बांसुरी आदि प्रमुख थे। इनको सभी सातों स्वरों का ज्ञान था। इनको सभी सातों स्वरों का ज्ञान था। किसका? जो 7 स्वर होते हैं, सारेगामापा, ध, नि, सा, उन सभी सातों स्वरों का ज्ञान ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो संगीत प्रेमी थे उन सबको था। दोस्तों अब हम बात करें कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग हैं ये मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य आदि
किया करते थे। क्या क्या करते थे? मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य आदि किया करते थे। अब हम बात करें दोस्तों, जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, उस ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो लोग निवास करते थे उनमें किस प्रकार की विवाह व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, तो यहां बात करें विवाह, किसकी बात करेंगे दोस्तों? विवाह की बात करें। जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है इसमें विवाह को एक पवित्र तथा धार्मिक संस्कार माना गया है। तो इसमें नोट करके लिखो, विवाह एक पवित्र, यह एक पवित्र व धार्मिक संस्कार था। क्या था? पवित्र और धार्मिक संस्कार था। विवाह सामान्यतः जो एक वर्ण के लोग हैं उनमें ही होता था। अलग अलग वर्णों के लोगों में विवाह संबंध नहीं होते थे। तो लिखो, विवाह केवल उसी वर्ण में होता था। अलग अलग वर्णों में विवाह संबंध नहीं होते थे। दोस्तों, इस समय के दो प्रमुख विवाह प्रचलित हैं। कौन से दो विवाह? इस समय दो प्रमुख विवाह प्रचलित थे। कौन कौन से थे? पहला, एक तो हो गया दोस्तों अनुलोम विवाह, और दूसरा हो गया दोस्तों वो है प्रतिलोम विवाह। कौन कौन से? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह है दोस्तों, इसमें यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग की व्यक्ति के साथ विवाह करता था तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह कहा जाता था। तो क्या? उच्च वर्ग का लड़का और निम्न वर्ग की लड़की, उच्च वर्ग का लड़का तथा निम्न वर्ग की लड़की, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह। जबकि प्रतिलोम विवाह की बात करें तो यह विवाह जिसमें उच्च वर्ग की तो लड़की होती थी तथा निम्न वर्ग का लड़का होता था, जिसे हम प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो उच्च वर्ग की लड़की तथा निम्न वर्ग का लड़का, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दोस्तों, हम बात करें सामान्यतः जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है इसमें एक पत्नी विवाह प्रचलित था, अर्थात एक ही विवाह किया जाता था। लेकिन जो इस समय के उच्च या कुलीन वर्ग थे उन कुलीन वर्गों द्वारा बहुपत्नी विवाह का भी हमें उल्लेख मिलता है कि जो बड़े लोग थे वो क्या करते थे? बहुपत्नी विवाह भी करते थे। हम देखें इस समय जो बाल विवाह है उस बाल विवाह की जो परंपरा है उसका उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। बाल विवाह और प्रदा प्रथा का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम देखें इस समय जो नियोग है, क्या नियोग में सती, तो सती प्रथा के उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। सती प्रथा के उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो एक बार आप इसको नोट करिए, फिर आगे के पॉइंट हम नोट करेंगे। तो नोट करो दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु उच्च वर्गों में बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, किसका? बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों
कि इस काल में बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि नियोग यानी सती प्रथा नियोग के उल्लेख मिलते हैं। अर्थात यहाँ इस समय सती प्रथा तो प्रचलित थी। क्या प्रचलित थी? सती प्रथा प्रचलित थी। जो महिला इस समय ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहती थी उसे अमाजु कहा जाता था। तो नोट कर लो, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। अब दोस्तों, जो विवाह प्रक्रिया थी उस विवाह प्रक्रिया पर ये लोग क्या है, ये जो वस्तु है उपहार के रूप में उन्हें देते थे उसे वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। देखो, विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। अब दोस्तों, हमने इसको पढ़ लिया है, जो इसके सामाजिक व्यवस्था है उसको, और अब हम पढ़ेंगे जो इस समय कौन कौन से ऐसे वस्त्र हैं जिनको यहाँ के लोग परिधान के रूप में तथा आभूषण के रूप में काम में लेते थे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे दोस्तों अब ऋग्वैदिक काल में जो समाज है वो काम में कौन कौन से परिधान लेता था और कौन कौन से आभूषण काम में लेता था, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम परिधान या वस्त्र, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे वस्त्र हैं जिनका उपयोग ऋग्वैदिक कालीन समाज में किया जाता था। सबसे पहले बात करें दोस्तों वास की। वास, ठीक है। वास ये शरीर के निचले वाले भाग को ढकने के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला वस्त्र था। तो शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कहाँ पहना जाता था? शरीर के निचले भाग में पहना जाता था। वास के बाद दोस्तों देखें अधिवास। क्या? अधिवास। अधि का मतलब होता है ऊपर, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए काम में लिया जाता था उसे कहते थे अधिवास। तो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। कौन सा? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। एक दोस्तों था नीवी। क्या? नीवी, जो शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला आंतरिक वस्त्र था। तो शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला कैसा वस्त्र? आंतरिक वस्त्र। तो शरीर का जो निचला भाग है उसमें पहने जाने वाला आंतरिक वस्त्र था। एक होती है दोस्तों द्रापी। क्या होती है? द्रापी। जिसे हम क्या कहते हैं? शोल कहते हैं ना, हम बाहर में शोल, उसे ही क्या कहा जाता है? द्रापी। तो शरीर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप शोल, ठीक है। तो शोल टाइप का एक वस्त्र था जिसे क्या कहा जाता था? द्रापी कहा जाता था। अब बात करें दोस्तों, एक है उष्णीय, जो उस ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो समाज का जो पुरुष वर्ग है वो एक प्रकार की पगड़ी पहनता था
जिसे पूषणीय कहा जाता था। तो पगड़ी का प्रकार क्या है? पगड़ी का प्रकार। पूछनीय क्या है? पगड़ी का प्रकार है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों वधुई, अर्थात जो वधु होती थी, नवविवाह के समय जो वधुएं जो वस्त्र पहनती थी उसे वधुई कहा जाता था। तो वधुओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, किसके द्वारा? वधुओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। इसके बाद में दोस्तों बात करें अंत का। क्या? अंत का। अंत का ये क्या है? एक ऊनी वस्त्र होता था। तो अंत का यह एक प्रकार का ऊनी वस्त्र था। कैसा वस्त्र था? ऊनी वस्त्र था। तो दोस्तों हमने देखा इस ऋग्वैदिक कालीन समाज में बहुत सारे वस्त्र हैं जिनको पहना जाता था। एक वास हो गया, अधिवास, नीवी, द्रापी, पूषणीय, वधुई, अंतका। इसके अलावा देखो दोस्तों एक होता था शोम। क्या होता था? शोम। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो इस शोम नामक वस्त्र को पहनते थे। तो नोट कर लो शोम। शोम उच्च वर्ग द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र। कौन पहनता था? उच्च वर्ग के लोग पहनते थे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे के और जो वस्त्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वस्त्र है दोस्तों पेशस। पेशस क्या है? ये पेशस, पेशस दोस्तों इस समय जो नृत्य का काम करती थी वो महिलाएं पेशस नामक वस्त्र पहनती थी। जो ये पेशस वस्त्र है इस वस्त्र पर कढ़ाई का काम देखने को मिलता था, अर्थात कढ़ाई से किए हुए वस्त्र वो पहनती थी। नोट करो इस समय नर्तकी द्वारा पहना जाने वाला कढ़ाईदार वस्त्र जिसमें क्या की हुई है? कढ़ाई की हुई है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इन लोगों के आभूषणों की कि ये कौन कौन से आभूषण पहनते थे। इससे पहले अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से वस्त्र पहनते थे। अब देखेंगे कि कौन कौन से आभूषण पहनते थे। हम सबसे पहले देखें दोस्तों तो कौन सा है? निस्ग्रीव। और निस्ग्रीव यह एक गले का हार था। गले का हार क्या था? गले का हार था। क्या था दोस्तों? गले का हार। जो इनका आभूषण था वो था दोस्तों कुरी। कुरी जो मांग में महिलाएं टीका पहनती है तो ये था मांग का टीका। क्या था? मांग का टीका जो क्या था? कुरी। एक था दोस्तों कुंभ। कुंभ तो यह क्या था? सिर का आभूषण था। सिर का आभूषण अर्थात कहां पहना जाता था? सिर पर पहने जाने वाला आभूषण क्या था? कुंभ था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों प्रवर्त। ठीक है, प्रवर्त आजकल जो बालिकाएं या महिलाएं कानों में बाली पहनती थी उस प्रकार का एक आभूषण होता था जिसे कहा जाता था प्रवर्त। तो हम कहे कान की बाली। क्या है? कान की बाली। और नेक्स्ट है दोस्तों वो है रुग्म। क्या है? रुग्म। क्या था दोस्तों? ये रुग्म। रुग्म था दोस्तों जो एक प्रकार का जो अपना वक्ष पे पहने जाने वाला आभूषण है उसे रुग्म कहा गया। वक्ष पर पहना जाने वाला आभूषण कहां पहना जाता था दोस्तों? वक्ष पर पहना जाता था। अब दोस्तों इस समय ये लोग धातुओं से बने हुए वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे जिनमें सोना, चांदी आदि प्रमुख धातुएं थी। जो सोने उस सोने की शुद्धता को जांचने के लिए एक पत्थर का प्रयोग किया जाता था जिसे निष्क कहा जाता था। तो नोट करके लिखो सोने की शुद्धता को जांचने वाला पारक पत्थर निष्क कहलाता था। दोस्तों आगे जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे तो निष्क एक सिक्का भी आएगा। ठीक है, तो
अभी तो हम देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में तो ये क्या है, सोने की शुद्धता को जांचने वाला एक पारक पत्थर है, जबकि आगे हम पढ़ेंगे तो निष्ठ एक क्या है, एक सिक्के का भी रूप हमें दिखाई देगा। एक बार दोस्तों आप इसको बात करेंगे। दोस्तों जो ऋग्वैदिक कालीन समाज है, वो ऋग्वैदिक कालीन समाज खाने में किस प्रकार के पदार्थ और पीने के लिए किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते थे। तो खाद्य और पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ। दोस्तों सबसे पहले खाद्य पदार्थों की बात करें तो नंबर 1 पे लिखो अपूप। अपूप दोस्तों ये घी और दूध से बना हुआ होता था, जो मालपुआ खाते ना अपन, वो घी तथा दूध से निर्मित, घी तथा दूध से निर्मित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 सत्तू। क्या? सत्तू। दोस्तों ये जौ का पिसा हुआ जो आटा होता है, ठीक है, जौ को भूनते हैं पहले और भूनने के बाद उसका आटा पीसते हैं। उसका आटा पीसने के बाद उसको पानी में घोल करके उसमें कुछ मीठा मिला करके उसको पीने का काम करते थे। तो ये जौ का भुना हुआ आटा, क्या है ये? जौ का भुना हुआ आटा है। क्या है? जौ का भुना हुआ आटा। एक है दोस्तों करम्ब। करम्ब, करम्ब जो अपन लोग दलिया खाते हैं उसे करम्ब कहा जाता था। दलिया या लापसी, जो गेहूं का आटा होता है बिल्कुल बारीक, उस गेहूं के बिल्कुल बारीक आटे से हम एक सामग्री निर्मित करते हैं जिसे कहा जाता है लापसी। क्या कहा जाता है? लापसी कहा जाता है। एक होता है नंबर 4 पे शिरोधन। नंबर 4 शिरोधन। शिरोधन इसे कहते हैं दोस्तों खीर। क्या थी दोस्तों? ये खीर थी। क्या थी? खीर थी। दोस्तों ये लोग मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद, शहद, ठीक है, किसका प्रयोग करते थे? शहद का। पेय पदार्थ के रूप में ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग सोम रस का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सोम रस का। छठवा है सोमरस। सोमरस दोस्तों जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो संपूर्ण 9वां मंडल सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? जो सोम देवता है उसको समर्पित है। और सोम रस का प्रयोग मुख्यतः पेय पदार्थ के रूप में ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग करते थे। क्या करते थे? ऋग्वैदिक कालीन समाज के लोग पेय के रूप में सोम का प्रयोग करते थे। इसके आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के बारे में एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में। दोस्तों इस समय जो वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण व्यवस्था में मुख्यतः समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों हम बात करें सर्वप्रथम इस वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। किसमें किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है। दोस्तों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण है इन्हें सामूहिक रूप से द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। तथा इस 10वें मंडल में यह उल्लेख किया गया है कि जो इन वर्ण है इन वर्णों की उत्पत्ति आदि पुरुष अर्थात ब्रह्मा के अंगों से हुई है। तो इसमें कहा गया कि जो ब्राह्मण है इस ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से तथा क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से तथा वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघों से तथा शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा की जो पैर हैं उन पैरों से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ब्रह्मा के पैरों से मानी जाती है। मैंने आपको पहले बताया जो ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था है ये मुख्यतः कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। तो कुछ बातें हैं दोस्तों वो आपको ध्यान में रखनी है कि वर्ण व्यवस्था मुख्यतः 4 प्रकार की प्रचलित थी। तो इस समय 4 प्रमुख वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। इसमें किया गया पुरुष सूक्त में किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि उनकी उत्पत्ति आदि पुरुष अर्थात ब्रह्मा के अंगों से हुई है। तो इसमें यह भी बताया कि ब्राह्मण है, इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं तथा वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघों तथा जो शूद्र है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित इस वर्ण व्यवस्था के 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। इन्हें ही शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र को केवल गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद में दोस्तों पढ़ेंगे हम आश्रम व्यवस्था। दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस मंच को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।